नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बरसैता में संपन्न हुआ विधिक साक्षरता शिविर। ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, खंगाले जरूरी दस्तावेज। कलेक्टर के आदेश पर फूड विभाग की बड़ी कार्यवाही। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। बरसैता में संपन्न हुआ विधिक साक्षरता शिविर। समारोह पूर्वक हुआ भव्य आयोजन। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसैता स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शनिवार 5 दिसंबर को विधिक साक्षरता शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय अरुण कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी, अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार गौतम, सुधीर सिंह राठौर, पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह, सचिव विपिन कुमार लवानिया, एसडीएम राहुल नायक, शैलेंद्र सिंह, जनपद पंचायत सीईओ प्रदीप दुबे, तहसीलदार अंकित मौर्य शेखावत, विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्र समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत की कड़ी के बाद सभी अतिथियों ने स्कूल परिषद में वृक्षारोपण किया। इसके बाद स्वागत गीत एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत अन्य अतिथियों ने अपना अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा, अरुण सिंह, मयंकर द्विवेदी, डॉक्टर दिलीप मिश्रा, जनपद सदस्य राजीव शर्मा, महेश आदिवासी, शिवकली कोल के अलावा महेंद्र उपाध्याय, दिनेश नारायण पिड़ीहा, पीसीओ अरविंद मिश्रा, वेदमणि त्रिपाठी, सुशील पांडे, बरसैता सरपंच संगीता विश्वकर्मा, बदवार सरपंच काशीनाथ पटेल, डड़वा सरपंच लीलावती द्विवेदी, इट्रा सरपंच शांति सिंह, पूर्व सरपंच नारेंद्र सिंह, सरपंच इडरा पहाड़, जलदर सरपंच ओम प्रकाश नामदेव, बरसैता उप सरपंच बालेंद्र शेखर मिश्र, सचिव अनिल मिश्रा, रमाकांत द्विवेदी, राजस्व अधिकारी जितेंद्र सिंह, पटवारी अरुणेश सिंह, रूपाली मिश्रा, प्रमोद पांडे, इंद्रेश मिश्रा समेत अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में ग्राम पंचायत बरसैता के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें हीरालाल शुक्ला, हरिदर्शन मिश्रा, शेषमणि मिश्र, राममणि द्विवेदी, बजरंगी कोल आदि लोग शामिल रहे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित जनता जनार्दन, हमारे संभागायुक्त माननीय राजेश जैन साहब, हमारे यहाँ जो अध्यात्म में कहा जाता है कि यदि यदि क्षरता श्रेष्ठ जीव चरोजना शायद प्रमाण करते कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही समाज आचरण करता है। हमारे यहाँ अनेक कहते हैं दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, तो हमारे जितने भी ऑफिसर लोग, अच्छे लोग बैठे हैं, सभी में कुछ न कुछ गुण ऐसे हैं जो हम सभी को स्वीकार करने योग्य हैं। हम जब कमिश्नर साहब से मिलते हैं, आप सभी से मिलते हैं, तो लगता है कि ईश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ अच्छे गुणों से अभिभूत किया है। और ये भी सही है कि अगर आपको गुण चाहिए अपने अंदर तो उन गुणों को मान्यता देनी पड़ेगी। हम कमिश्नर साहब देखते कितने सरल सहज प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हम सबों को जो प्रेरणा उनके से मिलती है ना कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, मकान बदलते रहते हैं।
लेकिन अपना स्वभाव, ये अपनापन, ये मुस्कुराहटें ही केवल अपना है जिससे हम सभी फलते फूलते रहते हैं। तो ये कमिश्नर साहब के ये गुण, कलेक्टर साहब की तो भाई एकदम से पूरी तरह से मैं इनका फैन हूँ, कहिए इनका प्रशंसक हूँ। कितनी ऊर्जा, अदम्य ऊर्जा और कितनी ललक कार्य करने के लिए। जैसे अभी कहा ना कि मिश्रा जी ने, आदरणीय मिश्रा जी, हमने भी देखा हमारे कोर्ट बिल्डिंग का अतिक्रमण हजाना रहा, तो उसमें कुछ बहुत वर्षों से गरीब लोग बैठे पड़े थे, छोटी छोटी झोपड़ी बना करके। कलेक्टर साहब जैसे ही गए तो वो जो हमारा कोर्ट बिल्डिंग, नए कोर्ट बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब 100 करोड़ से ऊपर का है। कलेक्टर साहब ने सीधे उससे जो है बात किया कि साहब इन सबों को कहाँ ले जाओगे, कहाँ फेंकेंगे हम लोग, बड़े लोगों को तो हम उठा के फेंक देंगे, लेकिन जो गरीब है, जो उद्देश्य है, इन गरीबों को साहब आप कुछ हम नगर पालिका, नगर निगम से बने हुए मकान सरकारी, उनका पैसा जमा करा दो, आपकी सहयोग होगा। तुरंत उन्होंने लगाया कॉन्ट्रैक्टर इंदौर से और उससे बात किया और वो भी तैयार हो गया। तो परहित बस जिसकी मनमाही तीन कौकश दुर्लभ नहीं है, ये कहते हैं ना। और रीवा जिला आप जानते हैं कि कोई भी अफसर की जब पोस्टिंग हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे पुलिस का हो, अंदर से बड़ी चुनौती होती है, हिल जाता है। यहाँ तमाम तरह की समस्याएं, एक ही नहीं, जातिवाद से लेकर के क्षेत्रवाद, ये वो तमाम बौद्धिक है जिला है। लेकिन कलेक्टर साहब को मैं जब देखता हूँ तो उनको लगता है कि कहते, उनके अंदर से यही जो हम सबको प्रेरणा देते हैं कि राह कठिन है लेकिन आगे बढ़ते जाना है। ये मुश्किलें, ये हमारे हौसले को कैसे कम कर सकती हैं, इनसे हमें नहीं घबराना है और ये लगातार लगे रहते हैं। अभी हम लोग की जो प्लानिंग हुई है कि लगातार कलेक्टर साहब के कारण जो हमारे विधिक सहायता का उद्देश्य से ही शुरू में ये था, दीन सबही को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब हो। मिश्रा जी ने भी इसी पर उन्होंने राम जी की व्याख्या की थी कि जो आप निश्चित माने कि गरीब होता है आपको भगवान बनाने की श्रेणी में ला देता है अगर आप उसकी सेवा करते हैं। कमजोर की, अशक्त की विधिक सेवा की अवधारणा ही 19 जो कहा जाता है कि 1515वीं शताब्दी में राजा के यहाँ एक लड़की छोटी सी आई और वो एकदम से अशक्त, कमजोर, माँ बाप बिना थी। तो उसने जॉर्ज पंचम थे उस समय, उनसे पूछा जॉर्ज के उसमें कि ये बताओ मेरे लिए कौन है महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं महाराज जी, राजा साहब कोई नहीं है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे योजना बढ़ते बढ़ते हमारे देश में भी आई है हम सभी की। और ये सही है कि हम प्रशासन की, जितना भी कमिश्नर साहब ने इतनी योजनाएं गिरा दी, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि साहब को पूरी की पूरी लगभग जो है कितनी सरकार की और जितनी योजनाएं सरकार की अगर हम सभी आप लाभ लें तो कोई भी व्यक्ति अशक्त नहीं रह सकता। विधिक सहायता शिविर में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्मानीय सिंह साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रीवा जिले के ऊर्जावान कलेक्टर सम्मानीय लैया राजा जी, पुलिस अधीक्षक सम्मानीय राकेश सिंह जी, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव सम्मानीय लवानिया साहब, एडीजे सम्मानीय राठौर साहब, गुप्ता साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय मिश्रा जी, विधायक प्रतिनिधि सम्मानीय सिंह साहब, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे उपस्थित अधिकारी एसडीएम शैलेंद्र सिंह, राहुल, सीओ जनपद दुबे जी, ग्राम के सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति स्वरूपा बहनें, साथियों, बहुत हर्ष की बात है कि आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सहायता शिविर एवं जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया, जहाँ विधिक सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ शासन की आम जनता के लिए, विभिन्न हितग्राहियों के लिए जो
हितग्राही मूलक योजनाओं हैं उनकी जानकारी दी गई। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के फॉर्म भरवाकर जिन व्यक्तियों को उनकी पात्रता है उनको उनका लाभ दिलवाया गया। जिला विधिक सहायता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति जिनको विधिक सहायता उपलब्ध नहीं है उनको विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। आदर्श स्थिति तो ये है कि आपस में कोई विवाद ना हो, और यदि फिर भी विवाद हो जाए तो दूसरी स्थिति है कि राजीनामा हो जाए, ताकि कम से कम मनमुटाव बेमनस्ता न रहे। अगर बात न्यायालय तक पहुंचती है, पुलिस तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से एक ना एक पक्ष को घाटा उठाना पड़ता है। एक जीतेगा एक हारेगा, ये तो होना है, और जो हारेगा उसके मन में कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ भावना तो रहेगी कि यार मैं हार गया था, कहीं ना कहीं दुश्मनी की बात, बेमनस्सता की बात रहेगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है कि लोग अपने विवादों का हल आपसी राजीनामा के माध्यम से करें, ताकि मनमुटाव ना रहे। रहना है, सबकी सांसें सीमित हैं, बहुत लंबा समय किसी के पास नहीं है। आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो अपने बच्चों को भी आप वही दे के जाएंगे कि उससे लड़ाई हुई थी और हमारे पिताजी हारे थे, तो लड़का लड़ता रहेगा, कहीं ना कहीं बेमनस्सता रहेगी। तो अच्छी स्थिति है कि बेमनस्सता को दूर करें, विवादों को ग्राम स्तर पर हल करें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही पुलिस और न्यायालय के पास जाएं। समय की बचत होगी और धन की, दोनों की बचत होगी। तो जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा सभी के हित के लिए जो निर्धन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, उनके सबके हित के लिए और उनकी सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो लोग विधिक सहायता नहीं ले पाते, गरीब हैं, आकिंचन हैं, उनके लिए निस्वार्थ और मुफ्त निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी भाइयों से कि कभी ऐसी स्थिति निर्मित ना होने दें, और फिर भी निर्मित होती है तो हमारे जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में जाएं और वहां पर सहायता लेकर अपने प्रकरणों का निराकरण करें। आज यहाँ पर विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई। जैसा कि आप सबको विदित है, शासन के द्वारा सभी विभागों की अनेकानेक हितग्राही मूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे महिला बाल विकास की बात कर लें, बच्चे के जन्म से लेकर अगर बच्ची पैदा होती है तो उसको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ बनाया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना, और जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो उस बच्ची को 1 लाख रुपए मिलेंगे। उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा दिया जाता है, उसकी शादी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण, मंगलवार को शुक्रवार को टीकाकरण का दिन होता है। गर्भवती धात्री माताओं को पोषण आहार दिया जाता है, बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है। सभी तरह की सुविधा है। हमारी माता बहनें गर्भवती होती हैं, जननी सुरक्षा योजना के लिए गाड़ी आती है, 1400 रुपए मिलते हैं। लड्डू के लिए पैसे अलग मिलते हैं। बच्ची का जन्म होता है, डिलीवरी 16,000 रुपए अलग से मिलते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी प्रसव अपना करवाएं, सुरक्षित प्रसव हमारे अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही करवाएं, ताकि बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहें और एक हम भावी पीढ़ी का स्वच्छता के साथ निर्माण कर सके। नर्स आती है, टीकाकरण हो रहा है। अभी गाँव में टीकाकरण होता है, लेकिन भ्रांतियां हैं, लोग अभी भी टीकाकरण नहीं करवाते। कलेक्टर साहब बता रहे थे कि ज्यादातर महिलाएं एनीमिक हैं, रक्त की कमी है, तो अच्छा खाना खाएं। जो भी उपलब्ध है, ये नहीं कि अपने को लड्डू पूड़ी खाना है, सबको काजू किशमिश नहीं खाना है। पालक की भाजी गांव में उपलब्ध है, पालक की भाजी खाना है। अमरूद उपलब्ध है, अमरूद खाना है। बेर उपलब्ध है, बेर खाना है। सीताफल उपलब्ध है, सीताफल खाना है। चने उपलब्ध है, चने खाना है। जो चीज मौसम में मिल रही है वो खाएंगे तो सदैव स्वस्थ रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित विधिक सेवा शिविर पे उपस्थित आदरणीय डीजे सर, कमिश्नर सर, एसपी साहब, एडीजे साहब, सचिव लावण्या जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी अधिकारीगण, एसडीएम, सीओ जनपद पंचायत, गांव के सरपंच, सचिव और गणमान्य सभी नागरिकगण, सभी आयोजक,
सभी को नमस्कार। आज ये विधिक सेवा शिविर आयोजित हो रही है। आई थिंक डीजे सर की मार्गदर्शन में डीजे सर ने करसेटा गांव को चुना है। इसके पहले हम लोगों ने बैजनाथ में एक शिविर आयोजन किया था, उसमें हम लोग एक एक्सपीरियंस लिए थे। आज हर बार जब भी आयोजन होता है हम प्रशासन के साथ हम ये कोशिश करते हैं उस गाँव में कितने समस्या है उसको हम लोग किस हद तक है ना हल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है हमारी पूरी प्रशासन की टीम है, राजस्व और जनपद पंचायत की टीम ने लगातार पिछले 15-20 दिन से शिविर लगाया है। आप लोगों से आवेदन लिए हैं, उसको कुछ निराकरण करने के लिए कोशिश किए हैं। काफ़ी कुछ लोगों का आज फायदा भी मिलेगा, बट उसके साथ साथ ये शिविर इसलिए भी आयोजित हो रही है, जैसे एसपी साहब ने कहा है कुछ चीज़ें हैं हमको वहीं की वहीं हल होना चाहिए था, उसको हम लोग लंबे न खींचते हैं। सो उसके बारे में कुछ जानकारी भी आप लोगों के ना पास हम लोग के ना दे, ये भी इस शिविर का मकसद है। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जैसे राजस्व का मामला है, लोकसभा गारंटी अधिनियम के अंदर बहुत सारे चीज़ें चिन्हांकित है, सेवाएं हमको समय सीमा में आपकी हक है, आपकी अधिकार है, बहुत सारे सेवाएं को हम समय सीमा में करके देना है। उसका आवेदन आपको लोक सेवा केंद्र के माध्यम से देना है, और जैसे सीमांकन है तो 30 दिन के अंदर हमको करके देना है। अविवादित नामांतरण बंटवारा है तो हमको 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर है ना करके देना है। ये समय सीमा में करके देना है, उसके लिए लोक सेवा केंद्र में जाना है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। वहाँ आवेदन दे, अपना पूरा दस्तावेज लगा दे, आप रसीद प्राप्त करें, उसके बाद आप बिल्कुल है ना घर पे बैठ सकते हैं। वो अपने आप में वो चीज है ना होगा। जब नहीं होगा वो रसीद को लेके एक अपीली अधिकारी बने हुए, प्रथम अपीली अधिकारी है हर चीज के लिए। तहसीलदार है तो एसडीएम के पास है ना कलेक्टर। फिर जब वो रसीद लेके आएंगे हम इमीडिएटली समझ लेंगे ये सेवा है ना कहीं समय सीमा में प्राप्त नहीं किए हैं। उसके अनुसार हमको तत्काल आपको सेवा भी देना है, उसके साथ साथ है ना पेनाल्टी लगाने के भी है ना उसमें प्रावधान है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा अपना बहुत सारे चिन्हांकित सेवाओं को लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जाके आवेदन लगा। दूसरी ये है हमारी यहाँ की टीम ने, पंचायत और रेवेन्यू जनपद का टीम ने स्कूल का कहीं ना कुछ काम करने के लिए कोशिश किया है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, आपकी स्कूल है, ये कोई प्रशासन या शासकीय स्कूल नहीं है। जब है ना कोई संपत्ति होती है वो जनता का संपत्ति होती है, आपको इसको रखरखाव रखने का भी आपकी जिम्मेदारी है। गांव की सारे लोग मिलके इसको देखभाल भी करना है और इस संपत्ति को सही करना भी है। और टीचर समय पे स्कूल आए, मतलब समय पे है ना पढ़ाई हो। अभी तो कोविड के कारण है ना पढ़ाई नहीं हो रही है, बस 10वीं और 12वीं के क्लासेस लगातार हो रही है। तो आप लोगों का काम है कि मतलब इस कैंपस भी है ना हमेशा है ना सुंदरता से रहे, और कोई व्यक्ति कोई असामाजिक तत्व आके कोई भी शासकीय संपत्ति और आपकी संपत्ति को नुकसान कराता है तो उसके ऊपर आवाज उठाना भी आपका काम है। दूसरा एक और अपील निवेदन करना चाहूंगा, हमारी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी हम लोग लगातार ध्यान दे रहे हैं। कोविड कोरोना तो बच्चे ने बहुत अच्छा नाटक के माध्यम से आप लोगों को दिखा दिया। सो ऐसा कलेक्टर, मुझे जरूरत नहीं है, दूसरा कलेक्टर ने बहुत अच्छे बता दिया कि कोविड में क्या होना है। उस बच्चे को मैं बिल्कुल बधाई देता हूँ, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली ना एक कलेक्टर कैसे बोलता है उसी लैंग्वेज में उन्होंने बात किया है। पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और स्पेशली कोरोना का राक्षस है वो बहुत अच्छे ना, सारे लोगों को अच्छा लगा वो होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर यूज करना, बार बार साबुन से हाथ धोना, मास्क पहनना। मैं अभी भी मास्क पहन के बात कर रहा हूँ, ठीक है, मास्क बिना पहन के बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जरूरी है, स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ हमारा बीच में कुछ बीमारी हमेशा है, उसको भी हम लोग इग्नोर ना करें। जैसे अनीमिया है, हमारी सारे महिलाओं की अभी खून का जांच करेंगे तो इसमें 70% महिलाएं हैं हीमोग्लोबिन की कमियां पाई जाएगी। जब खून में आयरन की कमियां होती है, हीमोग्लोबिन की कमियां होती है, आपका बच्चे बहुत कमजोर पैदा होंगे। जब कमजोर पैदा होंगे उनकी पूरा बॉडी ब्रेन का ऑक्सीजन बहुत कम होगी, फिर उनकी दिमाग और शारीरिक विकास बहुत कम होगी। उतना तेजी से वो ना तो पढ़ा पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे, ना कुछ और सोच पाएंगे। इसलिए इसको जांच करना, मतलब जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, पहले महीने में, सेकंड महीने, पहले क्वार्टर
होता है। फर्स्ट 3 महीने के अंदर पंजीयन करना चाहिए, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से। प्रसव के पूर्व 4 जांचें हैं, वो नियमित रूप से करना चाहिए। जब आप जांच करेंगे, प्रॉपर दवाई लेंगे और खाना अच्छे से लेंगे। क्या पोषण वाटिका के ऊपर लगातार जोर दिया जा रहा है आंगनवाड़ी के माध्यम से। कुपोषित बच्चे हो या हमारे घर पे थोड़ा सा भी जमीन हो, उसमें हम लोग एक पोषण वाटिका लगाएं, 4 पौधे लगाएं, ऐसे पौधे लगाएं मतलब हम लोग वापस है ना उसको खा सके। सो कहीं ना कहीं इसको जागरूकता का अभाव में हमारी समाज में कुपोषण की संख्या भी, कुपोषित बच्चे की संख्या भी है ना ज्यादा मात्रा में है। उसका कोई चक्र है, उसमें हम लोग फंसते हैं। सो गर्भवती महिला कितने अच्छे से पोषण लेगी, उतना अच्छे से है ना बच्चे है ना पैदा होंगे, उनका है ना कोई शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होगी। ये भी है ना मेरे अनुरोध है। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में 4.5 करोड़ के घोटाले पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू संबंधित दस्तावेजों को खंगालने व जब्त करने महाविद्यालय पहुंची है। इस घोटाले के आरोप में ईओडब्ल्यू ने 3 पूर्व प्राचार्यों सहित 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू में इस प्रकरण की एफआईआर बीते माह दर्ज हुई है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने विवेचना शुरू कर दी है। इस कड़ी में अब संबंधित दस्तावेज को तलाशने महाविद्यालय में दबिश दी गई है। गौरतलब है कि तत्कालीन प्राचार्य रामलला शुक्ल द्वारा 1.5 करोड़, एसयू खान द्वारा 32 लाख, सत्येंद्र शर्मा द्वारा 15 लाख, परीक्षा नियंत्रक अजय शंकर पांडे द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक अनियमितता किए जाने के आरोप हैं। जन भागीदारी निधि से अपने अकाउंट में राशि डाली गई है। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) एवं 13(2) के साथ ही आईपीसी की धारा 409, 420 एवं 120 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। टीआरएस कॉलेज में तत्कालीन प्रिंसिपल श्री रामलला शुक्ला एवं 2 अन्य प्रिंसिपल एवं कुछ अन्य लोगों पे एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी। उसमें टीआरएस कॉलेज से दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। दस्तावेज काफ़ी मात्रा में हैं और जब जब्त हो जाएंगे तो उसका फिर अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। जो एडिशनल डायरेक्टर उच्च शिक्षा द्वारा जो जांच की गई थी उसमें प्रथम दृष्टया उन्होंने 14 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला पाया था। अभी जो संभावना है इससे कई गुनी ज़्यादा इसमें घोटाला की संभावना है और दस्तावेज अभी पूरे जब प्राप्त हो जाएंगे तब अग्रिम कार्रवाई। मैंने बताया कि इसमें 14 करोड़ का तो प्रथम दृष्टया इसमें एफआईआर में ही है, उससे कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें संभावित है और दस्तावेज अभी प्राप्त किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य विवेचक के साथ हमने 7 सदस्यीय टीम लगाई है क्योंकि उसमें टाइपिस्ट की आवश्यकता है और उसमें जो है वो टीम लगातार काम करती है। रेवांचल बस स्टैंड में पकड़ा गया संदिग्ध खोवा पनीर एवं दूध। खाद्य विभाग के द्वारा आज रेवांचल बस स्टैंड पर एक बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें बाहर से आए भारी मात्रा में खोवा, पनीर और दूध को पकड़ा गया है। कार्यवाही के दौरान व्यापारी अपना माल छोड़कर भागते नजर आए। तकरीबन 1.5 से 2 क्विंटल खोवा लावारिस हालत में छोड़कर व्यापारी भाग खड़े हुए हैं। खाद्य विभाग के द्वारा अभी कार्यवाही जारी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मावा की बोरियों में कान्हा डेयरी, अर्पणा डेयरी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि यह मावा नकली है, जिसे बाहर से मंगवाकर असली मावे के रेट में बेचा जाता है। वहीं पनीर के डिब्बों पर दिव्या एंटरप्राइजेस का पता लिखा हुआ है। हालांकि पनीर के साथ एक युवक को भी पकड़ा गया है, जो सिरमौर चौराहे में पनीर एवं घी का थोक विक्रेता है। कार्यवाही के दौरान बाहर से आए दूध वालों को भी खाद्य विभाग में रोककर जांच की जा रही है, जिसमें काफी अनियमितता पाई गई है। इस कार्यवाही के बाद पूरे बस स्टैंड में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े गए माल को कोई अपना कहने को तैयार नहीं।
इस पूरे मामले में फूड इंस्पेक्टर अशरफ अली ने बताया कि सूचना मिलने पर बस स्टैंड पर कार्यवाही की गई, जहां खाद्य विभाग की टीम को देखकर लोग माल छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए माल का सैंपल तैयार किया गया है, जिसे जांच हेतु भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसमें कलेक्टर महोदय और CMHO सर के निर्देशानुसार आज सुबह यहाँ पे बस स्टैंड में हम लोग आए और देखा कि यहाँ पर कई जगह से खोवा पनीर आने की सूचना मिली थी, तो आज हम लोग आए थे। तो यहाँ पर करीब 1.5 क्विंटल के आसपास खोवा और 1 क्विंटल 5 किलो पनीर और 15 किलो के आसपास 15 लीटर के आसपास घी की मिलने की पुष्टि हुई है। और इनमें से जो पनीर और घी के मालिक हैं वो सामने आए हैं और बाकी शेष लावारे से कोई अभी तक सामने नहीं आया है। पनीर में फैट कम होने की आशंका है और इसीलिए इसके पनीर और घी के नमूने लिए जा रहे हैं। साथ में अभी पटेहरा से दूध आया है बसों में रख के, तो उसको भी रुकवा करके देखा जा रहा है और दूध की क्वालिटी चेक कराने के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। सर ये सारा माल किसका है? ये दिव्या एंटरप्राइजेस के नाम से आया है, लेकिन जो लोग अभी उपस्थित हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी है कि ये इन्हीं का माल है। इसके बारे में पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये माल किसका है, और जो लावारिस माल है उसको हम लोग जब्त करके नष्ट कराएंगे। अगर कोई मालिक शाम तक नहीं आता है तो 14 दिन में आ जाएगी। 14 दिन में हाँ, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। सैकड़ों परिवार प्रशासन की उदासीनता के चलते बेघर होने की कगार पर। शासकीय भूमि की रजिस्ट्री कराकर अब उजाड़े जा रहे गरीबों के आशियाने। प्रशासन की उदासीनता और भूमाफियाओं की मिलीभगत से आज सैकड़ों परिवार अपनी गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी बेघर हो रहे हैं। इनके पास रजिस्ट्री पट्टा, खसरा, नक्शा, ऋण पुस्तिका सब होने के बावजूद इन्हें अवैध बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोतवाली से बड़ी पुल तक जाने वाले 40 फीट चौड़े नाले पर आज भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अनदेखा करके निकल जाता है। यह पूरा मामला पचमढ़ा मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग में देखा जा सकता है, जहां से 40 फीट का नाला बड़ी पुल तक गुजरा था। वहां भूमाफियाओं ने नाले पर ही कब्जा करके घर बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि घोंघर मोहल्ला डूब क्षेत्र पहले ही घोषित हो चुका है। बावजूद इसके प्रमुख नाले में भूमाफियाओं ने कब्जा करके उसे अपनी भूमि बताकर लाखों में बेच रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक और भूमाफिया शासकीय जमीन एवं नालों पर कब्जा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गरीब जमीन का दाम चुकाने के बाद आज बेघर हो रहा है। बगल में जो आपके द्वारा पिलर किए गए हैं, कई लोगों की उसमें आपत्ति है कि प्रथम मैदान वो 10,000 वर्ग फुट हमारा पट्टा है, रजिस्ट्री है और बाउंड्री भी बनी थी, लेकिन वो अभी बाढ़ में 97 में जो गिर गई, फिर बनाए तो दोबारा फिर 16 में जब आई तो फिर से गिर गई, तो वही बारी लगी थी, वही बारी ना लगी है, कोई निर्माण तो कर नहीं रहे। नहीं, पिलर किया गया बकायदा से। पिलर वही पुराने हैं, नाले के ऊपर है वो पिलर। नाली 20 फुट छोड़ के है, मंजूरी भी 20 फुट छोड़ के है, माने रोड सेंटर से 20 फुट छोड़ करके बनाने की मंजूरी है अपनी, और वही 20 फुट छोड़ के माने पिलर बना हुआ था, पहले भी बना हुआ था, उसी को बराबर किया, साफ किया है, कोई निर्माण ऊपर तो करना ही नहीं है अभी। नया निर्माण दिखे, हाँ, पिलर सरकारी नक्शे में 40 फुट का नाला नहीं, उसमें मंजूरी में तो रोड सेंटर से 20 फुट लिखा, अब 20 फुट छोड़ी के बनी थी बारी, वहीं से फिर से बना रहे थे, लेकिन बंद कर दिया वो कि भाई रोड का जितना क्लियर हो जाए तो फिर इसके बाद अपन बनाएंगे। मतलब नाले के ऊपर निर्माण नहीं है, रोड सेंटर से 20 फुट की मंजूरी है, 20 फुट के बाद मने वो बारी बनी थी, उसी में मने वो उसको ठीक करा रहे थे, मरम्मत करा रहे थे, तो रोक दिया है मने हमने कि भाई क्लियर हो जाए तब। आपको बता दें कि नदी के तट पर इस समय प्रशासन के द्वारा रिवर प्लांट पर काम किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नदी के दोनों किनारों पर सौंदर्यीकरण करना है, लेकिन वहां लोगों के घर बन चुके हैं, जिसे बकायदा लोगों को बेचा गया है। अब उन्हें बेघर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बीते 1 सप्ताह से चल रहे इस विवाद में पूर्व मंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें प्रतिस्थापित किया जाएगा। वही गरीबों का कहना है कि उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से जमीन खरीदी थी और घर बनाया था, उन्हें मुआवजे के तौर पर पैसा दिया जाए।
अब सवाल यह उठता है कि यदि वह शासकीय भूमि थी तो उस जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई और किसने करवाई, यह जांच का विषय है। हाँ है, सोनू भाई दिए थे। वो हमारी उस तरफ जमीन थी, उसके बदले में हमको यहाँ दिया गया था। हम 8 साल से यहाँ रह रहे, झुग्गी झोपड़ी हमारी बनी है। अब वो यहाँ बता दिए हमको, तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ आपकी भी जमीन है जी। किससे खरीदी थी आपने? सोनू भाई से। आपको जमीन जब बेची गई थी नदी किनारे, शासकीय जमीन थी? बोले थे पट्टे की जमीन है, सरकारी नहीं है। तो बोला कि पट्टे की जमीन। हाँ, कुछ भी होगा तो हम साथ में है ना, हम है ना, वो तो यही बोले हैं। तो अब आपको मतलब जब यहाँ से बाहर किया जा रहा है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? वो फिर भी बोलते हैं हम दिलाएंगे, हम हैं मुआवजा दिलाएंगे। हाँ बोलते हैं। जिनसे आपने खरीदी थी वो तो आते नहीं है। उससे बात की आपने? फोन लगाया? अरसद लोग को बुलाते रहे हैं तो बोले कि न गिरेगा। कई बार हम लोग कहें तो बोले कि हम लोग हैं, तो हम लोग हैं ना। कल आप लोग मंत्री जी के यहाँ भी गए थे, क्या वहाँ पे आश्वासन मिला? कुछ बात हुई वहाँ पे? कुछ तो बोले तो है कि हम मुआवजा देंगे। मुआवजा देने आप 15 मीटर जाएगा, 3 मीटर के दीवार बनेगी, आप 15 मीटर के लेंगे। उसका सीधा मामला ये है, लगभग 5-7 वर्ष पुराना, यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बकायदा जमीन को क्रय किया। क्रय इस आधार पर किया कि बकायदा उन्होंने रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री कराने के उपरांत उन्होंने नामांतरण कराई और नामांतरण कराने के उपरांत बकायदा नगर निगम से अनुज्ञा लिया। बहुत सारे लोगों ने बैंक से हाउसिंग फाइनेंस कराया, पीएम आवास का पैसा मिला और समय समय पे हाउसिंग टैक्स भी देते रहे और जो भी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के जो भी मैनुअल थे उसको फॉलो करते रहे। अब गवर्नमेंट ने और जिला प्रशासन ने अचानक जो है इन लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। तमाम लोगों का ये कहना है कि आप हमें हटा रहे हैं जो भूमि स्वामी लोग हैं, लेकिन हटाने से पहले हमें आप मुआवजा दो। अब चूंकि जिन लोगों ने इस भूमि को क्रय किया है वो गरीब लोग थे, अशिक्षित लोग थे, वो लोग नहीं जानते थे, इस वजह से उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब ये तो वही बता सकते हैं, ये वही बता सकते हैं, इसका सवाल का उत्तर वही दे सकते हैं। नहीं, हमारे संज्ञान में है, पुराने भूमि स्वामियों ने बेची है, हमारे संज्ञान में है बात। नाम हाँ जो बताया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि वो सोनू साहब के यहाँ से ये बेचा गया। पहली बात, शासकीय भूमि के पट्टा नहीं होता, ये सबको मालूम है। पट्टे की जमीन बिकती है, शासकीय भूमि आज तक किसी की न बिकी है न बिकती है। अब मैंने कभी कोई जमीन नहीं बेचा, अगर बेचा हो तो रजिस्ट्री पेश करें हमारे सामने, हम तो ध्यान दें। कल करीब 100 लोग लगभग मंत्री जी गए थे। मंत्री जी ने बोला 10 मीटर ज़मीन हमको ज़रूरत है, केवल 10 मीटर, ज़्यादा हम कभी कोई ज़मीन नहीं लेंगे, न खोच आएगी। अब वो मान गए तो काम करने के लिए हम मंजूरी दे रहे हैं। अब कोई अगर हमने बेची तो रजिस्ट्री होगी, पट्टा होगा, उसको चेक कराएं सभी से। अगर हमने बेची हो, आपके द्वारा नहीं बेची, हमारे साथ। इस संबंध में जब रजिस्ट्री कार्यालय में सन्मुख रजिस्ट्रार से बात की गई तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। शासन की भूमि का जहाँ तक सवाल है, शासन भूमि की तो रजिस्ट्री होती नहीं है, वो कोई ना कोई मतलब भूस्वामित्व की जमीन ही होगी। और जब रजिस्ट्री यदि प्रस्तुत होती है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार जो भी नियम है उसको पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन किया जाता है दस्तावेज का। नहीं, सामान्यतः है मतलब हर दस्तावेज का निरीक्षण करने, हर स्थल का निरीक्षण करने का कोई ऐसा वो नहीं है निर्देश, लेकिन सैंपलिंग के तौर पर इसको किया जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर। हाँ, उसमें नियम है, रजिस्ट्रेशन एक्ट पे ही प्रावधान है कि अगर कृषि की भूमि है तो कृषि भूमि में खसरा होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए और वो नक्शा खसरा ये आवश्यक है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर समूचे देश सहित रीवा में भी किसानों ने महापंचायत के माध्यम से पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के किसान बिल के विरोध में पिछले 10 दिनों से किसान व सरकार आमने सामने है। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए व एसएसपी की गारंटी दी जाए। किसानों के आंदोलन लगातार जारी है। सरकार से चल रही बातचीत के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। आज रीवा सहित देश भर में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा महापंचायत व पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया है। आज हम लोगों के यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे आज 10वां दिन है। दिल्ली में हमारे किसान डटे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसान डटे हुए हैं। लगातार मीडिया में आप देख रहे हैं, खबर आ रही हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, और जो भी ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है, उनको ये कहते हैं कि तुम देश के नेता और तुम देश के वासी नहीं हो, क्योंकि तुम किसानों को पहचानते नहीं हो। हमारे किसान
क्या मांग रहे हैं? एमएसपी मांग रहे हैं कि हमें माने जो आप दिया करते थे एमएसपी में खरीदने की गारंटी दे दीजिए। तो बिल में लिखने में आपको क्या आपत्ति होती है? आज आप देख रहे हैं अडानी अंबानी के सहमति से कोरोना काल में इन्होंने भी ये बिल लाए, ना ये लोकसभा में ना राज्यसभा में माने ना वोटिंग कराई, वैसे ही पास कर दिया। हमारे आंदोलन में, वहाँ दिल्ली के आंदोलन में 4 किसान शहीद हो गए हैं। उनको आज हम लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि भी दी है। सब किसान भाइयों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में हमारे किसान हैं, आप दिल्ली किन की वोटों से पहुँचते हो? आपको सौगंध है उन किसानों की कि आप दोबारा किसानों से वोट मांगने गाँव और नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देश के क्या अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं? आप देश के अगर प्रधानमंत्री हैं तो किसानों के साथ न्याय करिए। हम रीवा जिले में लगातार पुतले का दहन कार्यक्रम चल रहा है। रीवा से लेके दिल्ली तक जितना भी होगा हम सब किसान एक साथ हैं और आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपको क्या ये कृषि अध्यादेश काले कानून वापस लेने होंगे या फिर आपको संशोधन करना है तो संसद में ये संशोधन कर दीजिए कि देश का चुनाव वही लड़ेगा जिसका बेटा सेना में होगा। हमारे किसान के बच्चे जाके सेना में शहीद होते हैं और आपके बच्चे छल्ले और बल्ले बल्ले करेंगे, ये नहीं चलेगा। देश का जवान और किसान जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद किया है, आप उसका सम्मान कीजिए। नहीं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो देश के किसानों से टकराएगा वो सत्ता से हट जाएगा। अडानी अंबानी और अपने कृषि अध्यादेशों का और साथ में मोदी जी का भी पुतला दहन किया है, क्योंकि देश में अब लगातार किसान कितने दिनों तक ठंड में आपने देखा है लगातार हरियाणा आने पर रोडें खिंचवा दी गई। अगर किसान अपने मुद्दों के लेके रोड में जाता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं खट्टर सरकार के ऊपर, देशद्रोह का और राजद्रोह का, जिसने हाईवे खनवाए उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। किसानों को प्रताड़ित किया उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। आज देश का हम सब किसान बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं कि ये देश कैसा देश है जहां किसानों की सिर्फ सत्ता के लिए, वोट के लिए बात की जाती है। कहा जाता है कि किसान पूरे देश में अपने अनाज बेच लेंगे, लेकिन माननीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे यहाँ के खट्टर जी लगा रहे हैं कि हम अपने यहाँ कोई किसान का आने न देंगे, ट्रक जब्त करेंगे। जो मोदी सरकार 3 किसान बिल लाई है उसके विरोध में आज पूरा देश आंदोलित है। विगत 7-8 दिवस से पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरे देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है, जिसके विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोगों ने किसान पंचायत लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी का पुतला दहन किया। और आगे जो उनका आह्वान होगा, जो हमारे किसान संगठन है देश के, उसके आधार पर हम लोग अगली रणनीति तैयार करेंगे। और पूरी तरह से ये किसान बिल जो है किसान के लिए डेथ वारंट है। हम लोग पूरे एकजुटता से मध्य प्रदेश के किसान, रीवा संभाग के किसान इसका विरोध करते हैं। जय जवान जय किसान जय मजदूर। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बरसैता में संपन्न हुआ विधिक साक्षरता शिविर। ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची शासकीय ठाकुर रणमट सिंह महाविद्यालय। खंगाले जरूरी दस्तावेज। कलेक्टर के आदेश पर फूड विभाग की बड़ी कार्यवाही। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।